प्यारे दर्शकों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वारा ITI नगर की इस खास पेशकश मिशन एग्ज़ाम में। जिसके आपको मालूम है हमारा मिशन एग्ज़ाम चला हुआ है और इस मिशन एग्ज़ाम में हमारे इम्पोर्टेंट 495 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चले हुए हैं। आज हमारा जो मिशन एग्ज़ाम का दूसरा लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं ट्रेड टूल्स। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो हमने कल आपको वीडियो अपलोड करा था ITI नगर पर, ये व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित हमने जो MCQ क्वेश्चन कराए थे 28 क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी थे। उसी प्रकार आज ट्रेड टूल्स के यानी ट्रेड औजार की उपयोगी 33 क्वेश्चन हम आज आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है। देखिए, जो गेज दिया है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। इस गेज का नाम होता है रेडियस गेज, यानी ये त्रिज्या को मापने वाला होता है। ये किसी भी त्रिज्या को माप सकता है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। एक बार हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। देखिए, व्यास इसका ये नहीं जांचता, ये केवल रेडियस यानी त्रिज्या को जांचता है। और ऑप्शन सी में दिया है जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। 9, जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। नहीं, इसका कार्य होता है केवल त्रिज्या को जांचना। जो ऑप्शन ए में दिया है आंतरिक त्रिज्या को जांचना, और इस औजार का नाम है हमारा रेडियस गेज। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इस रेती का क्या नाम है। देखिए, जो ये रेती है, इस रेती में दिया गया है, रेती कुछ इस प्रकार की है। इस पे ये रास्प होते हैं। ये हमारी कौन सी रेती होती है, ये होती है हमारी रास्प कट रेती। और ऑप्शन बी में दिया है हमें सिंगल कट, यानी जिसमें हमारे सिंगल कट होते हैं। जो कुछ इस प्रकार की रेती होती है हमारी, उसमें सिंगल कट ऐसे बने होते हैं। ये हमारी सिंगल होती है, सिंगल कट रेती होती है। और जो हमारी डबल कट होती है, डबल कट होती है हमारी कुछ इस प्रकार की, इसमें डबल कटिंग हुई रहती है रेती में जो हमारी फाइल होती है। और तीसरे ऑप्शन पे दिया है कर्व्ड कट फाइल, यानी वर्गाकार कट। उसमें कैसा कट होता है हमारा, उसमें होता है कर्व्ड, यानी वर्ताकार होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, ये होती है हमारी कर्व्ड कट फाइल। तो इसमें पूछा है कि जो ये डायग्राम दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम है, ये रेती पूछी है कौन सी है, ये होती है हमारी रास्प कट रेती, रास्प कट फाइल। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है। देखिए, ये हमारा कैलिपर होता है। कैलिपर देखना है कि हमें ये हमारा आंतरिक है या बाह्य है, इंटरनल है या हमारा एक्सटर्नल कैलिपर है। देखिए, जिसकी जो नोक होती है अगर उसकी ऐसी है, वो होता है हमारा आंतरिक यानी इंटरनल। और जिसकी कुछ इस प्रकार होती है, वो होता है हमारा बाह्य एक्सटर्नल कैलिपर। तो जो इस डायग्राम में देखिए, हम जूम करके दिखा देते हैं। इस डायग्राम में हमें कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति दिख रही है। तो ये है हमारा इंटरनल कैलिपर। तो ऑप्शन ए दिया है हमें डिवाइडर। नो, डिवाइडर नहीं है, ये है हमारा इनसाइड कैलिपर यानी आंतरिक कैलिपर। और दूसरा है ओड लैग कैलिपर। तीसरा है बाह्य कैलिपर, चौथा। तो जो ऑप्शन बी में दिया है आंतरिक कैलिपर, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केस ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्या होता है। देखिए, जो ट्विस्टिंग दोष होता है वो हमारा जो लकड़ी होती है ना, तो ट्विस्टिंग का मतलब होता है वो थोड़ा ऐंठ जाती है लकड़ी, वो थोड़ी लकड़ी ऐंठ जाती है। वो दोष किसके कारण होता है, वो हमारा असमान सिकुड़ना, जो लकड़ी असमान सिकुड़ती है उसके कारण वो ऐंठ जाती है। ऑप्शन ए में दिया है दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी में असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी में गलत सीजिंग, और डी में शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। देखिए, जो ऑप्शन डी में दिया है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता, अगर इसके कारण हम दोष देखें तो वो दोष होता है लकड़ी में गांठ बन जाती है। ठीक है। और जो ऑप्शन सी में दिया है गलत सीजिंग, यानी इम्प्रॉपर सीजिंग के कारण हमें कपिंग देखने को मिलती है। कपिंग क्या होती है,
जो हमारी लकड़ी होती है वो थोड़ा ऐसे उसका मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है, तो वो मॉइस्चर ख़त्म होने पर वो ऐसी लकड़ी सीधी होती है तो वो थोड़ा ऐसा मुड़ जाती है, एक कप का आकार ले लेती है, उसे बोलते हैं कपिंग। लेकिन यहाँ पे पूछा है ट्विस्टिंग, यानी वो ऐट जाती है, लकड़ी ऐसी है तो वो थोड़ी सी ऐसे ऐट जाती है, उसका कारण होता है असमान सिकुड़ना। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजर। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। देखिए जो लकड़ी में आयताकार छेद करना होता है हम उसे मोर्टाइज छेनी की मदद से करते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है कि हमारी कोई सीट की मेटल की सीट है, उसे हमें किनारा देना है, एक सीधी लाइन में उसको मोड़ना है, तो हम किस स्टैक की मदद से उसको मोड़ते हैं। देखिए हमारा एक हैचेट स्टैक होता है, हैचेट स्टैक कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का हमारा हैचेट टाइप होता है ये, जो हमें चादर को एक किनारा मोड़ना होता है, सीधी लाइन में उसे मोड़ना होता है चादर को। देखिए अगर हमारी ये कोई चादर है, ऐसी हमारी ये कोई चादर है और उसको हमें मोड़ना है ऐसे, तो हम किस स्टैक का इस्तेमाल करते हैं? वो हम करते हैं हैचेट स्टैक का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया है हैचेट स्टैक। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। देखिए हमारी कोई सीट है, कुछ इस प्रकार की आकृति वो रख रही है, ये सीट है हमारी। तो ये पूछ रहा है कि हमें इसके किनारे साफ करने हैं, जो ये हमारा किनारा है इसमें ये साफ करना है, तो कौन से छेनी का यूज करेंगे? हम ऐसी छेनी का यूज करेंगे कि जिसमें यहाँ पे नुकीला हो, जोन सी छेनी नुकीला रखती है, वो रखती है हमारी जो हमारे डायमंड कट छेनी होती है, हीरा पॉइंट छेनी होती है, जो ऑप्शन डी में दिया है डायमंड पॉइंट चीजल यानी हीरा पॉइंट छेनी। इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किनारे साफ करने हो, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। यानी अगर हमें इस बाहरी जो सतह है, किनारा है, इसके समांतर यहाँ पे लाइन खींचनी है, यहाँ पे हमें लाइन खींचनी है, तो किस कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जेनिक कैलिपर का। जेनिक कैलिपर हमारा कैसा होता है? देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, ये हमारा जेनिक कैलिपर है। देखिए अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये हमारा जेनिक कैलिपर होता है जो बाह्य किनारे के समांतर मार्किंग करता है। तो राइट आंसर बनता है इसका ऑप्शन बी जेनिक कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। देखिए जो आपको डायग्राम में ड्रिल बिट दी गई है उसका नाम पूछा है, कौन सा है हमारा ड्रिल बिट? ये हमारा होता है टेपर सैंक बिट। कौन सा होता है? टेपर सैंक बिट। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में पूछा है सामान्य कार्य के लिए पूछा है, वो स्पेशल कार्य नहीं पूछा है कि हमें एक सीधी लाइन में मोड़नी है सीट, वहाँ पे तो हम हैचेट स्टैक का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा है सामान्य उपयोग के लिए, सामान्य उपयोग हेतु पूछा है, तो वहाँ पे करते हैं हम स्क्वायर स्टैक का यानी वर्गाकार स्टैक का। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। देखिए इसने बोला है M12 इंटू 1.25, पूछा है कि जो ये 1.25 है ये थ्रेड में किसे इंगित करते हैं। देखिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं थ्रेड हमारा क्या होता है। थ्रेड हमारा चूड़ी, जो आपने देखी होगी किसी बोल्ट के ऊपर या किसी पैच के ऊपर आपने चूड़ी कटी हुई देखी होगी, वो उसे बोलते हैं हम थ्रेड। थ्रेड कुछ इस प्रकार की होती है,
ये हमारी थ्रेड होती है, ठीक है ना, ये आगे बना रहता है। ये हमारी क्या है, ये इसको बोलते हैं थ्रेड। पूछा है कि 1.25 क्या है। पहले हम 12 की बात कर लेते हैं। जो ये इसमें 12 है, ये क्या है, ये थ्रेड का व्यास होता है। यानी जो हमारा ये व्यास है, ये हमारा कितना है, 12 है, 12 mm, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट बता दिया हमने, थ्रेड का व्यास ये होता है। ऑप्शन बी, थ्रेड का पिच। देखिए जो 1.25 है, ये हमारी थ्रेड की पिच होती है। थ्रेड की पिच कौन सी होती है हमारी, ये वाली हमारी थ्रेड की पिच होती है। ये कौन सी होती है, थ्रेड की पिच। यानी जो ये 1.25 पूछा है, ये इसमें हमारी थ्रेड की पिच है। मैं बता रहा हूं, जो ये हमारे दो थ्रेड के बीच की दूरी है, इसको हम पिच बोलते हैं, थ्रेड की। ऑप्शन सी में दिया है थ्रेड की गहराई। थ्रेड की गहराई आखिर होता क्या है, देखिए ये वाला और ये वाला, इसके बीच की जो गहराई है, ये हमारी क्या है, थ्रेड की गहराई होती है। और डी दिया है थ्रेड की लंबाई, यहाँ से लेकर ये थ्रेड की हमारी लंबाई होती है। दोबारा बता देता हूँ, ये हमारा व्यास होता है थ्रेड का, ये हमारी पिच होती है, और ये इन दोनों के बीच की गहराई हमारी थ्रेड की गहराई होती है, और ये हमारी लेंथ होती है। थ्रेड हमारा कुछ ये होता है, जो चूड़िया हम बोलते हैं, चूड़ी कटी होती है, वो हमारा थ्रेड होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा था कि 1.25 क्या इंगित करता है, ये इंगित करता है हमारा थ्रेड का पिच, ठीक है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए हमने आपको बताया था पीछे कि अगर अनियमित रूप से शाखाएं उग रही है तो कौन सा दोष उसमें उत्पन्न होता है, वो होता है हमारा गांठ उसमें पड़ जाती है। आपने देखा होगा लकड़ी में गांठ पड़ती है, तो वो उसका वही कारण होता है कि वो अनियमित रूप से उसकी शाखाएं उगती हैं। तो जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। अगर कपिंग के बारे में पूछता तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा होता, इम्प्रॉपर सीजिंग में कपिंग देखने को मिलते हैं, और अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए तो वो चटक जाता है, क्रैक पड़ जाता है। और अगर ट्विस्टिंग की बात करें तो वो अनियमित रूप से सिकुड़ता है, तब उसमें ट्विस्टिंग आता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अनियमित रूप से शाखाएं उग रही है तो कौन सा दोष आता है, वो आता है हमारा गांठ पड़ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों के तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। देख टेनन आरी हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पे हैंडल होता है इसका। तो जो ये दांते हैं, इनको तेज धार करने के लिए पूछा है कौन सी रेती का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपको आकृति दिख रही है, यहाँ पे कौन सी है, त्रिभुज आकृति है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं त्रिभुजाकार आकृति का। तो जो ऑप्शन सी में दिया है ट्रायंगुलर फाइल का, त्रिभुजाकार रेती का इस्तेमाल करते हैं टेनन आरी के कुंद को तेज करने के लिए, उनके दांतों को तेज करने के लिए। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चित्र दिया है, इसमें पूछा है एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है। देखिए जो जहाँ पे एक्स है, डॉट लगा हुआ है, ये भाग पूछा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है हील। क्या होता है, हील। जो ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है। देखिए हमने आपको पीछे बताया था कि ये औजार होता है हमारा जैनी कैलिपर, जो बाहरी किनारे के समांतर मार्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जैनी कैलिपर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, जैनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। देखिए 3 कोण दिए हैं, अल्फा बीटा गामा। बीटा वाले कोण का नाम पूछा है, ये कौन सा कोण है, हम बता रहे हैं आपको, ये होता है हमारा पॉइंट कोण। क्या होता है, पॉइंट कोण। और जो अल्फा होता है, ये होता है हमारा रैक कोण। और जो हमारा गामा होता है, ये होता है हमारा क्लीयरेंस कोण। क्या होता है, क्लीयरेंस कोण। तो यहाँ पे एक्स से इंगित पूछा है, जो बीटा है ये हमारा कोण है, यहाँ पे पॉइंट कोण, जो ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फर्मल छेनी का क्या उपयोग है। फर्मल छेनी का क्या उपयोग है। तो छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग के लिए, सामान्य छेनीकरण, लकड़ी में आयताकार छेद करना, या लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना।
तो जो फर्मल छेनी का यूज करते हैं वो हम सामान्य छेनीकरण के लिए यूज करते हैं, जो हमारा फर्मल छेनी होता है, जो ऑप्शन बी में दिया है सामान्य छेनीकरण कार्य हेतु हम इसका यूज करते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। देखिए लैप जॉइंट क्या होते हैं हमारे, जब हम लैप जॉइंट करते हैं वो हमारा लैप जॉइंट कहलाता है कि एक दूसरे के ऊपर उसको चढ़ाकर जॉइंट करना। लेकिन ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है हमारा एंडेड लैप जॉइंट, यानी जो ये एक हिस्सा हमारा ये है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, तो इसके हम दोनों के जो एंडेड किनारे हैं इनको मिलाकर जोड़ लगाते हैं, वो हमारा एंडेड लैप जॉइंट कहलाता है। दूसरा होता है हमारा कि इस वाले के हम अगर हम इसको बीच में रख दे, ऐसे लैप जॉइंट कर दे, तो ये हमारा कहलाता है मध्य लैप जॉइंट, मिडिल लैप जॉइंट। अगर मैं इसको ऐसे, इसको भी आधा इसको भी आधा, तो ये हो जाता है हमारा क्रॉस लैप जॉइंट। लेकिन इसमें पूछा है कि हमें एक हिस्से का एंड सिरा और दूसरे हिस्से का अर्ध सिरा, आधा सिरा यहाँ पे ऐसे जॉइंट करना है, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है अभी बताया, ये होता है हमारा मध्य लैप जॉइंट यानी मिडिल लैप जॉइंट। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनते हैं मध्य लैप जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। देखिए हमें धातु की 90 डिग्री पर उसको मोड़ना है और एक ट्रे बनानी है। वो किस प्रकार बनती है, देखिए आपको अगर ये कोई सीट है, देखिए यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे ये हमारी कोई सीट है, ये होता है हमारा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, ये कहलाता है वी नोच। क्या कहलाता है, वी नोच। और हम इसको, ये हमारी फोल्डेड लाइंस हैं, यहाँ पे इसे हमें बैंड करना है। तो जब इसको बैंड कर देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की यहाँ पे ये ट्रे देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे जो नोच यूज हुआ है ये हमारा हुआ है वी नोच, और हमें एक यहाँ पे ट्रे भी मिल गई है, ठीक है ना। ये हमें एक ट्रे भी, ये हमें एक ट्रे मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि हम कौन से नोच का यूज करते हैं, यहाँ पे हमने किया है वी नोच का प्रयोग। किसका किया है, वी नोच का। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। देखिए हेम फोल्डिंग होता है, आपने देखा होगा मेटल का कोई भी आपने वस्तु बनी देखी होगी, उसके किनारे मोड़ दिए जाते हैं, उनको कठोर कर दिया जाता है, ठोस कर दिया जाता है मोड़ कर, वो कहलाती है हमारी हेम फोल्डिंग। वो किस लिए की जाती है, ताकि जो हमारी सीट मेटल सीट है उससे कोई हानि ना पहुँचे। ऑप्शन ए में दिया है वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, काटने के बाद खुरदरे किनारे बनने से रोकता है, सीट को क्षति से बचाना। हमने बताया सीट को किसी भी नुकसान से वो बचाता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। देखिए जो हमारा ट्विस्टिंग होता है वो भी हमारा अनियमित रूप से सिकुड़ता है, तब ये दोष आता है। ये दोष आएगा तो उसकी शक्ति में कमी आएगी। कपिंग होता है हमारा इम्प्रॉपर सीजिंग के कारण, अनियमित रूप से। और सी होता है हमारा चटकना अनियमित रूप से, जब उसमें शुष्कपन आता रहता है, वो ड्राई होता रहता है। डी है अनियमितता। देखिए हमने जो आपको 3 बताया, घुमाना, ट्विस्टिंग, कपिंग, क्रैकिंग, इनमें तीनों में एक आपको कॉमन वर्ड मिला होगा अनियमितता। तो डी ऑप्शन में अनियमितता ही दी है। तो जो अनियमितता है यही हमारा लकड़ी की जो पावर है, लकड़ी की शक्ति है, उसको कम कर देता है, ठीक है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस हथौड़े का क्या नाम है। देखिए आपके डायग्राम दिया है, ये हथौड़ा बताना है कौन सा है। कला हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा। देखिए बॉल पिन हैमर तो है नहीं, अगर बॉल पिन होता तो इसकी जो पिन होती है वो बॉल होती, क्रॉस पिन हैमर में क्रॉस होती और स्ट्रेट पिन हैमर में स्ट्रेट होती। लेकिन यहाँ पे हमारा ये है कला
हथौड़ा यानी कला हैमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गलत सीजिंग के कारण, इम्प्रॉपर सीजिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए हम बार बार आपको बताया है, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। इम्प्रॉपर सीजिंग के कारण हमारा कपिंग होता है। मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारी कोई यहाँ पे लकड़ी है, ऐसी कोई लकड़ी है, अगर इम्प्रॉपर सीजिंग हुई है इसमें, इम्प्रॉपर सीजिंग यानी इसमें जो मॉइस्चर था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, तो जब मॉइस्चर खत्म होता रहता है तो ये थोड़ा इस प्रकार से आकृति लेने लगती है, ठीक है ना, कुछ यानी मुड़ने लगती है, वो एक कप का रूप लेने लगती है, तो इसको बोलते हैं कपिंग। तो ये पूछा है कि गलत सीजिंग के कारण, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, कपिंग दोष इसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड को का नाम क्या है। देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 25 में ये दिया है ना डायग्राम, ये इस 24 का है। तो इसमें एक्स से अंकित बताना है इसका क्या नाम है। जूट, फुल फ्रॉम थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड या समांतर फीमेल थ्रेड। ये होता है हमारा समांतर फीमेल थ्रेड। क्या होता है? समांतर फीमेल थ्रेड। तो जो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, समांतर फीमेल थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 25, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये हमारी वी नोच होती है। जब हम सीट को मोड़ते हैं तो वी नोच का हम यूज करते हैं सीट को मोड़ने के लिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, वी नोच का हम इस्तेमाल करते हैं सीट के सिरों को मोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। देखिए जो क्रॉस कट ठंडी छेनी होती है, क्रॉस कट कोल्ड छेनी होती है, चीजल होती है, उसका यूज होते हैं कि हमारी कोई ये सीट है, ये कोई सीट है और हमें इसमें से ऐसे खांचे निकालने हैं, ठीक है ना। ये हमें खांचे निकालने हैं, तो यहाँ पे हम क्रॉस कट कोल्ड छेनी का, कोल्ड चीजर का यूज करते हैं ये खांचे निकालने के लिए, यानी की वेज निकालने के लिए। जो ऑप्शन दिए में ए में दिया है की वेज काटने के लिए हम क्रॉस कट ठंडी छेनी का यूज करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग करते हैं। देखिए हमने तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, 90 डिग्री मोड़ना है तो हम करते हैं वी नोच का यूज करते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्क कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। कोई हमारी लकड़ी है, ये हमारी लकड़ी है और इसके यहाँ पे हमें छेद करना है, कोई काटना है इसको, तो कौन सी आरी का यूज करेंगे। कंपास आरी, की होल आरी, कॉपिंग आरी या फ्रेट आरी। हम करते हैं की होल आरी। देखिए आपको नाम से पता लग रहा है की होल, यानी की के आकृति का यहाँ पे होल करना है, तो हम करते हैं की होल आरी का इस्तेमाल। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, की होल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 30 में डायग्राम दिया है, ये डायग्राम 29 का है, ये यहाँ पे पीडीएफ में मिसप्रिंट है। तो ये बताना है सीट मेटल के कार्य के लिए ये जो स्टैक है ये इस्तेमाल होता है, लेकिन कि नाम क्या है इसका औजार का। तो इसका औजार है हमारा ब्लो हॉर्न स्टैक। क्या है? ब्लो हॉर्न स्टैक। ये हमारा वहाँ पे यूज होता है जब हमें सीट को शंकु की आकृति देनी हो या शंकु के आकार में बनाकर उस पर रिविट लगानी हो, ठीक है ना, या सीजिंग करनी हो, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। नाम है इसका ब्लो हॉर्न स्टैक। हैचेट स्टैक हमने बता दिया था आपको, ये वाला हैचेट स्टैक होता है जो सीधी लाइन में हमें सीट मोड़नी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, औजार का क्या नाम है। देखिए औजार दिया है ये वाला, इस औजार का नाम बताना है, ये औजार कौन सा है। ऑप्शन है, ये थोड़ा दो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे, कला हैमर, टैक हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये हमारा हैमर है, ये हमारा होता है टैक हैमर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं। हमने ड्रिलिंग की है किसी दो धातु में, तो जब हमें ड्रिलिंग करने के बाद में उन दोनों धातु को अलग करना होगा तो तब पूछा है कौन सी छेनी का यूज करते हैं। वहां पे करते हैं हम जालीदार छेनी का इस्तेमाल। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, वेब चिजल यानी जालीदार छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने देखिए आपको ये डायग्राम दिखाया था, ये हमारा कौन सा है हमारा, ये होता है हमारा बलो हॉर्न स्टैक। बलो हॉर्न स्टैक ये हमारा वहीं पे यूज होता है जहाँ पे शंकु के आकार की आकृति में हमें रिवेटिंग करना हो या सीमिंग करना हो। तो यही पूछा है कि किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। वो होता है हमारा बलो हॉर्न स्टैक। क्या होता है, बलो हॉर्न स्टैक। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। और देखिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 33, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अगर उसकी जो शाखाएं है उसमें अनियमित रूप से वृद्धि हो रही है तो उसमें गांठ हमें देखने को मिलती है। और जो अगर वो असमान सिकुड़ता है, असमान सिकुड़ने से कारण हमें उसमें देखने को मिलता है उसमें ट्विस्टिंग का दोष आ जाता है। और अगर शाखाओं की वृद्धि होती है तो बताया है कि उसमें गांठ आ जाती है, गांठ का दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर गलत सीजिंग होती है तो उसमें कपिंग का दोष आ जाता है, यानी कपिंग हमारा ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, शाखाओं की वृद्धि के कारण उसमें गांठ दोष आ जाता है लकड़ी में। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है आज आपको ट्रेड औजार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वे अच्छे से आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यह लेक्चर पसंद आया है, ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को आगामी परीक्षा में पास कराने के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ और ऐसे ही लेक्चर्स पाने के लिए ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ME03 और उसमें लेकर आने वाले हम इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग के ऊपर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।